हम लोग भारत के भूगोल की सीरीज जो पढ़े थे, भारत का परिचय, भारत के तटवर्ती क्षेत्र, भारत का जो प्रमुख द्वीप समूह थे, उन सभी को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना था, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानना है, इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना है। और आज जो हम लोग लेंगे, इनका एक संक्षिप्त परिचय ले लेंगे, फिर हम इनकी विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे। मतलब आज की जो टॉपिक है केवल एक नॉर्मल में, जैसे बहुत सारे लोग आपको भारत का जो प्रादेशिक विभाजन है वो पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं, तो उतना टॉपिक हम आज आपको केवल इंट्रोडक्शन में पढ़ाएंगे। और एक बार पूरा समरी हम पूरा कंप्लीट करा देते हैं हिमालय के बारे में, हर चीज़ के बारे में एक छोटी छोटी उदाहरण देकर, मतलब थोड़ा थोड़ा बताकर, और कल से हम एक एक टॉपिक को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ताकि आपकी सामान्य अध्ययन की सीरीज में जो भारत का भूगोल आप लोग पढ़ रहे हैं उसका एनसीईआरटी बेस के आधार पर उससे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से उसका परिचय ले रहे हैं। वीडियो को में अंत तक बने रहिएगा, इसकी पीडीएफ नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग को समय नहीं गंवाना है। अगर देखा जाए भारत की जो भूआकृति दृष्टि से काफ़ी विविधता है, भारत के देख रहे हैं जो भूआकृति दृष्टिकोण से देखा जाए इसमें काफ़ी विविधता है। यहाँ पे जो कलर दिखाई देते हैं, एक होता है भारत का राजनीतिक मैप जिसमें सीमाएं दर्शाई जाती हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो देखें नहीं, भारत का राजनीतिक मैप है, इसमें केवल देश राज्य की सीमाएं दर्शाई जाती हैं, उन्हें राजनीतिक मैप कहते हैं। उसके बाद एक मैप होता है प्राकृतिक मैप। कौन सा होता है? प्राकृतिक मैप। जो प्राकृतिक मैप होता है, प्राकृतिक मानचित्र होता है, उसमें अलग अलग कलर होते हैं। इन कलर की भी अपनी अपनी महत्ता होती है। जैसे जितना डार्क रेड देखेंगे वो पर्वतीय क्षेत्र है, हल्का होता जाएगा ऊंचाई कम होती जाएगी। पीला कलर देखेंगे तो पठार है, हरा देखेंगे तो मैदानी क्षेत्र है, नीला देखेंगे तो नदियां हैं। इस प्रकार ये भारत जो है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भारत है एक काफ़ी इसकी भी विविधता। अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 11%, अगर इसके क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो 11% हिस्सा में पर्वत है, 11% हिस्से में पर्वत है। संपूर्ण क्षेत्रफल, अगर संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल देखें जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसका 11% अकेले क्या है? ये पर्वत है। 18% ये पहाड़ी है, 18% ये पहाड़ी है, ठीक है। और 28% ये मैदानी है, सॉरी मैदानी सबसे ज़्यादा है, मैदानी ये है 43%, 43% ये मैदानी है। सबसे ज़्यादा क्या है? 43% ये लगभग मैदानी है। और 28% पठारी हिस्सा है, 28% ये पठारी हिस्सा है। ये परिचय पढ़ लेंगे, कल हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे, देखिए टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये भारत का जो ये फैलाव है, विविधता है, वो हम बता रहे हैं आपको, जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सके तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। पर्वत जो है 11% इससे फैला है। पहाड़, भारत के कुल क्षेत्रफल का 18% पे पहाड़ है, लगभग 43% मैदान है, 28% पठारी हिस्सा है। लगभग ये भारत का ये जो विभाजन, जो विविधता है, किस आधार पर? इनके भौतिक मानचित्रण के आधार पर, उच्चावच के आधार पर, उस आधार पर हमने इसकी व्याख्या कर दिया, उसके बारे में हमने आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दिया, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत को भूआकृति दृष्टिकोण से इसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन? आइए उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग ध्यान से देखते हैं। जैसे उत्तर का अगर इसको लिखेंगे, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, एक दिन एक एक टॉपिक पढ़ेंगे हम। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर उसके नीचे अगर आएंगे यहाँ पे तो दक्षिण का पठार, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण का पठार। और इसमें देखेंगे तटवर्ती मैदान एवं द्वीप, तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय क्षेत्र, तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय क्षेत्र। तो द्वीप हमने पढ़ा दिया, तटीय क्षेत्र भी पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जो व्याख्या हो तो व्याख्या पढ़ेंगे। फिर मध्य का मैदानी भाग, तो मध्य के मैदानी भाग को 2 भागों में बांटा गया है। जो मध्य का मैदानी भाग है उसे हम लोग अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से अपने हिसाब से हम लोग बांट के पढ़ेंगे। कहीं 4 मेजर पार्ट है, कहीं 5 मेजर पार्ट है। फिर इसके जो पश्चिम का हिस्सा है, अरावली पर्वत के पश्चिम का, तो जो मरुस्थल है था थार का, उसके बारे में पढ़ लेंगे। और कहीं कहीं आपको पूर्वोत्तर भारत भी मिलता है, उनको पढ़ने के लिए भी मिलता है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से मिलता है, लेकिन हम लोग जो भारत का प्रादेशिक विभाजन है उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अब अगर इसकी हेडिंग एक एक बनाकर क्या लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने, हमें हिमालय पढ़ना है तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे। जब उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो हेडिंग बनाएंगे, फिर वहाँ सबसे पहले जो आएगा हिमालय, क्या आएगा? हिमालय का जिक्र होगा। तो हिमालय की उत्पत्ति पहले पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ द हिमालय क्या है। हिमालय की उत्पत्ति तिथिस महासागर से हुआ था, ठीक। इसकी 3-4 थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, भूसन्नति का सिद्धांत पढ़ेंगे,
प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत पढ़ेंगे, हैरी हेस महोदय के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो इन सब के जो सिद्धांत है उसके आधार पर हम लोग पहले हिमालय की उत्पत्ति करेंगे। हिमालय की उत्पत्ति होने के बाद फिर हम देखते हैं हिमालय नौवलित पर्वत है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर फैला है, 25 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, 8848 मीटर है, जबकि इसकी औसत हाइट 6100 मीटर है। इससे स्पष्ट होता है कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां हमारे हिमालय में ही है। कहाँ पे? इस हिमालय में है। और ये हिमालय पश्चिम में दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाता है, जिसे हिंदुकुश और सुलेमान श्रेणी के नाम से जानते हैं। पूरब में भी यह दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाता है, जिसे अराकान योमा के नाम से जानते हैं। बाद में फिर अंदर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में डूब कर फिर ऊपर निकलता है, जिससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारे भारत के हैं। तो फिर हम देखते हैं कि हिमालय को भी दो भागों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय एक बांटा जाता है, कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, जिसे हम पार का हिमालय कहते हैं। इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। इनके बारे में हम लोग एक विस्तृत करके इनका एक एक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। हिमालय अगर देखा जाए तो सबसे पहले महान हिमालय, फिर उसके दक्षिण में जब हम आते हैं तो लघु हिमालय, मध्य हिमालय, फिर सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी। फिर ये हिमालय जब ज्यों-ज्यों पश्चिम से पूर्व तरफ बढ़ती हैं, इनके बीच की जगह धीरे धीरे कम होती है, तो इस तरह से आगे बढ़ती चली जाती हैं। आज भी हम लोग देखेंगे तो हिमालय में माउंट एवरेस्ट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की देखा जाए तो कंचनजंगा है। अगर भारत की देखें तो यहाँ पे काफ़ी जड़ी बूटियाँ भी मिलती है, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। फिर हम देखते हैं कि अगर हम पूरे वर्ल्ड के मैप में देखें तो ये पूरा जो ग्लोब है, पूरे ग्लोब में यहाँ पे 0 डिग्री था, ठीक। तो ऊपर था अंगारा लैंड कहना उचित नहीं है, यहाँ पे लॉरेशिया था, लॉरेशिया और अंगाला लैंड। तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड मान लेते हैं, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। बीच में 33 महासागर था, जो आज भी उसका बचा हुआ हिस्सा भूमध्य सागर है। इसका मलबा वलित हुआ, वलित होने के बाद महान हिमालय का निर्माण होता है, ये भी पढ़ेंगे। हिमालय का जो गर्भगृह है या जन्मस्थल कहते हैं, किसे कहते हैं? 33 महासागर को क्या कहते हैं? 33 महासागर को हिमालय का गर्भगृह कहते हैं। लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में प्रश्न। मैं केवल आज समरी बता रहा हूँ क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। विश्व की नवीनतम जो मोरदार पर्वतों में से एक है, जिसे अल्पाइन जो भूसंचलन के तहत टर्शियरी काल में हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। हिमालय को अध्ययन के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय या पार का हिमालय, मतलब जो हिमालय बनने के पूर्व बनकर तैयार था। फिर महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, इन लोग को पढ़ेंगे, ठीक। हिमालय के जो पर्वतीय प्रदेश हैं उनको भी हम लोगों ने देखा 3 भागों में बांट देते हैं। यहाँ पे उसके बारे में आपके सामने डायग्राम भी है, ठीक। यहाँ पे देखते हैं हम लोग दक्षिण में घूम जाता है, फिर यहाँ पूर्व में दक्षिण तरफ घूम जाता है। फिर हम लोग अगर बृहद हिमालय की बात करेंगे तो बृहद हिमालय हम लोग का पढ़ना है, इससे हिमाद्री श्रेणी कहते हैं। यह मुख्य हिमालय का एक बर्फीला हिमालय भी कहलाता है। यह सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है यह पश्चिमी से काटती है, पश्चिमी से काटकर अलग करती है। पूर्व में यहाँ पे सांगपो नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे काटकर इसको अलग करती है। तो पश्चिम में सिंधु नदी काटती है, पूर्व में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र था सांगपो नदी से काटकर अलग करती है अरुणाचल प्रदेश में, और वहाँ पे जम्मू कश्मीर के पश्चिम में। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ इस महान हिमालय में है। फिर हम देखेंगे कि जो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से कहते हैं। इस श्रेणी की जो ढाल उत्तर की ओर, अगर हम उत्तर की ओर देखें तो क्या होता है? सिंधु सांगपो नदी मंद है, लेकिन दक्षिण की ओर तीव्र है। माने इसका उत्तर की तरफ ढाल मंद, लेकिन जब दक्षिण तरफ आती है तो इनके ढाल क्या होते हैं? तीव्र हो जाते हैं। और इसके जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, यहाँ से आप देखें गंगा, यमुना, इसकी बहुत सी सहायक नदियों का उद्गम हुआ है। इसे ही काट कर, हिमालय श्रेणी को काट कर सिंधु नदी पीछे है, और ब्रह्मपुत्र नदी अर्थात सांगपो नदी, अलकनंदा, ये सब पूर्वी घाटियों का इन्होंने क्या किया है? निर्माण किया है। अच्छा, पूर्ववर्ती नदी भी अगर आप लोग को पढ़ना है, इसमें से नदी भी हम लोग को पढ़ना है। तो जो पूर्ववर्ती नदियां हैं जिनका निर्माण स्थल के उत्थान के पहले हो चुका था, जैसे हिमालय बनने के पूर्व, हिमालय तो ऊपर उठा है, उनके पहले जो नदियां था उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी के नाम से जानते हैं। यदि नदी के मार्ग में कोई स्थलखंड उठ जाए तो पूर्ववर्ती नदी ऊंचे उठे जो स्थलखंड है उसे काट कर अपने पुराने मार्ग को, घाटी को सुरक्षित रखती हैं। वो तब तक काटती हैं जब तक वो अपने समुद्र तल को न प्राप्त कर ले। आप इसे लिखते चलेगा, एक तरह से लेक्चर में केवल डेमो लेक्चर दे रहा हूँ, मतलब क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो हमने देखा महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है लगभग वो 6100 किलोमीटर है, माने 100 मीटर है। लेकिन इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर, लगभग कहीं कहीं 50 भी मिल जाता है। फिर कंचनजंगा है,
यहाँ पे 8,598। फिर अगर हम देखेंगे, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं K2 गार्डविन आस्टीन, तो जो K2 है वो महान हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो ट्रांस हिमालय काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। 8611 मीटर जो K2 गार्डविन आस्टीन है वो ट्रांस हिमालय, वो पार की हिमालय का है। लेकिन हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो देखा जाए तो है कंचनजंगा। फिर मकालू है 8,481 मीटर, धौलागिरी है 8,172 मीटर। फिर आप देखेंगे नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत भी आपकी लगभग 8,126 मीटर, अन्नपूर्णा 8,076 मीटर है। इसी तरह बहुत सारे हैं, नंदा देवी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, नंदाकोट है। ये 10 हिमालय की सबसे ऊंची प्रमुख चोटियाँ हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर प्रश्न क्या क्या बनेगा, एक प्रश्न बनेगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गार्डविन आस्टीन 8,611 मीटर, लेकिन ये काराकोरम की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो POK में है। ये वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में है ये। ठीक, जबकि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर सिक्किम में ही स्थित है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि महान हिमालय पूर्व की तुलना में देखेंगे हिमरेखा जो है जो जाते हैं तो पश्चिम इसकी हिमरेखा जो है काफ़ी नीचे है। असम हिमालय में हिमरेखा 4400 मीटर के करीब है, जबकि आर्द्र के कारण कश्मीर हिमालय में यह 5100 मीटर पर है, करीब है। तो इसके बारे में हम लोग आगे तथ्य देखेंगे। मतलब हिमरेखा क्या होता है? हिमरेखा वह होता है जिसके ऊपर तापमान सदा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे हिमरेखा कहते हैं। ठीक है जी, तो ये महान हिमालय की थोड़ी सी कहानी थी। अभी पढ़ेंगे तो हम लोग पूरा हिमालय के एक एक भाग में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है इतनी जल्दी जैसे हमने 5 मिनट में आपका महान हिमालय खत्म कर दिया, इतना आसान हिमालय नहीं पढ़ाएंगे हम। इतने में तो उत्पत्ति भी नहीं होगी हिमालय की, लेकिन हम आपको डेमो लेक्चर दे रहे हैं जहाँ पे मतलब इसकी, ताकि जैसे अगर किसी को जल्दी तैयारी करनी है, मैराथन क्लास पढ़नी है, तो एक बार में उसका भारत का भूगोल पूरी तरह तैयार हो जाएगा। किसका? भारत का प्राकृतिक विभाजन। लेकिन इसकी जो PDF नोट्स हैं या डेली क्लास लेक्चर के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़िएगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़िएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश से। ये हमारा फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश है, वहाँ से भी आप जुड़कर हमारे साथ जो वीडियो लेक्चर हो प्राप्त कर सकते हैं, सभी लेक्चर। और ये आपके सभी भर्ती परीक्षा, चाहे सिविल सेवा हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग का हो, चाहे UPSC की कोई बड़ी भर्ती हो, या किसी भी बड़ी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर भूगोल में भारत भूगोल आपको पढ़ना है, ये आप वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं। अभी नहीं, अभी तो ये तो डेमो दे रहे हैं ना, इसके बाद जब हम व्याख्या करके पढ़ाएंगे तब आप इसे वैकल्पिक विषय भूगोल के रूप में इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय को हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक, और यह देखें तो इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। इसकी अगर औसत ऊंचाई बात करें तो 3700 से लेकर लगभग 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसमें भी 3 श्रेणियाँ हैं, 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, 3 क्या 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। चारों के बारे में हम लोग एक एक करके बढ़ेंगे। जैसे पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल है, धौलाधर है, फिर क्या है आपका, क्या बताइए, पीर पंजाल, धौलाधर, नागाटीबा, महाभारत, ये 4 इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं जो आपको पढ़नी है। अगर पीर पंजाल श्रेणी की बात करेंगे तो इसका ये झेलम नदी और ब्यास नदी के बीच में है। बनिहाल और पीर पंजाल प्रमुख इसमें दर्रे हैं, दर्रे भी पढ़ लेंगे। दो पर्वतों के बीच में जो सकरा रास्ता होता है, खासकर नदियाँ बनाती, नदियाँ सूख जाती हैं तो बाद में दर्रा बन जाता है। धौलाधर श्रेणी देखा जाए तो ये अलकनंदा के पास जो बृहद हिमालय, अलकनंदा के पास बृहद हिमालय जो उसे को पार करती हैं। मूल श्रेणी में देखा जाए दक्षिण में धौलाधर श्रेणी और पश्चिम में इसका विस्तार फट जाता है। आगे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में आप लोग को भाई यहाँ नहीं पढ़ाना है। इसका विस्तार हिमालय के देखा जाए तो विस्तार मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में अधिक है, उत्तराखंड में भी है, इसलिए इसे हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं कहीं कहीं। नागाटीबा, ठीक है, नागटीबा है जहाँ पे गंडक, धौलागिरी चोटी नेपाल के समीप यहाँ पे ये बृहद हिमालय को काटती हैं। नागाटीबा श्रेणी पश्चिम की ओर निकल जाती है, नागाटीबा जो है क्या है श्रेणी पश्चिम की ओर निकल जाती है। फिर आगे हम लोग देखेंगे महाभारत श्रेणी, नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, लघु हिमालय में बहुत सारी घाटियों का भी देखेंगे, खुली घाटियों का विकास हुआ, जैसे कश्मीर की घाटी, काठमांडू की घाटी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। घाटियाँ क्या होती, वैली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कश्मीर और जो काठमांडू घाटियाँ हैं इनकी रचना झीलों के निक्षेपण से हुई है। किससे हुई है? झीलों के निक्षेपण से हुई है। कश्मीर में पाए जाने वाली जो डच झील और बुलर झील इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। ठीक, लाहौल स्फूर्ति, कुल्लू की घाटी, महान जो बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, उन्हें क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग हैं, गुलमर्ग हैं। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। उत्तराखंड में क्या? बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। गुलमर्ग जो गुलमर्ग है वो शीतकालीन खेलों के केंद्रों
के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के में प्रसिद्ध जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान शिमला, चकराता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, मसूरी, ये सब प्रसिद्ध स्थल है। मौका मिलेगा घूमिएगा। अगर वहाँ से कोई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें मौका मिलेगा तो हम भी घूमेंगे। तो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच स्थित है ये सभी, जितना हमने बताया, चाहे वो शिमला हो, मसूरी हो, रानीखेत हो, नैनीताल, दार्जिलिंग, चकराता, मसूरी, ये सभी क्या है, ये शिवालिक और लघु हिमालय के बीच की स्थित श्रेणियाँ हैं। अगर शिवालिक श्रेणी को पढ़ेंगे इसे बा हिमालय, ये देखिए शिवालिक सबसे दक्षिण में है, इसे बा हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके बारे में देखेंगे तो शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। इसका जो विस्तार है पश्चिम में पंजाब के पोटेवार में बेसिन से प्रारंभ होता है और पूर्व में कोसी नदी तक है। हिमाचल प्रदेश पंजाब में अधिक चौड़ा है, अभी आगे इसके बारे में देखेंगे। और पूर्व में जाके धीरे धीरे क्या होता है, देख रहे हैं धीरे धीरे क्या होता है, ये फिर सकरा हो जाता है। कहाँ कहाँ, हिमाचल प्रदेश पंजाब में देखिए सकरा है, चौड़ा है, फिर धीरे धीरे जाने के बाद धीरे धीरे सकरा होता चला जाता है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इसकी औसत जो ऊंचाई है 600 से लेकर लगभग 1500 मीटर के बीच है। शिवालिक में और लघु हिमालय को अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून कहते हैं, देहरादून की, पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, दून और द्वार। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई हरिद्वार से हो तो कमेंट करके बताइएगा कितने लोग हरिद्वार से हैं। अब इसके बारे में भी अगर आप लोग पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी बातें, जैसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है, तो इसके बारे में कोई कर जानता हो तो कमेंट करके बताएं। या मेन बाउंड्री ट्रस्ट क्या है, कोई बताएगा? लघु हिमालय श्रेणी को और शिवालिक से अलग करने वाले को क्या कहते हैं? मेन बाउंड्री ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। अगर ट्रांस हिमालय देखिए, ट्रांस हिमालय भी अगर आप पढ़ना चाहते हो ट्रांस हिमालय पढ़ ले। ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर जो श्रेणी है इसे काराकोरम कहते हैं। जो काराकोरम है वही आगे जाके कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। कुछ किताबों में काराकोरम कैलाश बताते हैं, कुछ जगह लद्दाख श्रेणी को काराकोरम श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फिर हम आगे देखेंगे इसके बारे में। महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, जिसका नाम है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां हैं। यह महान हिमालय के उत्तर में है। ठीक, ये काराकोरम को एशिया की ऋण कहते हैं। काराकोरम क्या कहते हैं? एशिया की ऋण कहते हैं। ठीक, सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख के बीच से बहती है। सिंधु नदी जो है जास्कर और लद्दाख के बीच से बहती है, और काराकोरम और जास्कर बीच से श्योक नदी बहती है। जी, बुंजी नामक स्थान पर काटकर इसे सबसे गहरी गाज का निर्माण करती है। देखिए यहाँ बुंजी नामक एक स्थान है, यहाँ पे सिंधु नदी लगभग 5200 मीटर गहरी खाई का निर्माण करती है। इसे गार्ज या कैनियन कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण तथ्य जो था। फिर आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पढ़नी है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ में आपने दाना सुना होगा। भारत में जो पूर्वी राज्यों में हिमालय जाने के बाद दक्षिण में घूम जाता है, जिससे म्यांमार की सीमा, भारत की सीमा का निर्माण होता है, जिसे यहाँ पे अराकानयुमा के भी नाम से जानते हैं। और म्यांमार की सीमा के साथ फैला हुआ देखिए पहाड़ी जो टुकड़ा छोटा छोटा है, पटकाई बूम, नागा की पहाड़ियाँ, मिजो की पहाड़ियाँ, इसके कई आंतरिक हिस्सों में हैं। वर्तमान में प्रमुख रूप से अगर देखेंगे तो कई तथ्य और हमें पढ़ने को मिलेंगे, ऐसा क्यों है, क्या बना है, तो इनके बारे में क्या करके हम लोग अध्ययन करेंगे। अब कुछ दर्रा हम लोग को पढ़ना होगा। जो जिला या कश्मीर राज्य में जास्कर श्रेणी में श्रीनगर को लेह जाने का जो सड़क मार्ग से होकर गुजरता है। बनिहाल दर्रा यह कश्मीर राज्य में है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला है, जम्मू को, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला एक मात्र है, जिसमें राजमार्ग ए मतलब 1A होकर गुजरता है। शिवकिला है, शिवकिला पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, यह हिमाचल प्रदेश में है। शिवकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। यह शिमला से तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। ठीक, सतलज नदी वो इसी दर्रे से होकर बहती है। बड़ा लाचा भी प्रायः पूछा जाता है, यह भी हिमाचल प्रदेश में है। मंडी और लेह को सड़क मार्ग जोड़ता है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, और यह पीर पंजाल को श्रेणी काटता है। पीर पंजाल जो श्रेणी थी उसे काटता है ये। मनाली लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। यह कैलाश और मानसरोवर जाने का रास्ता है। मानसरोवर इस समय तिब्बत अधिपत्य चीन में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। ठीक जी, ये भी मानसरोवर कैलाश जाने का रास्ता ही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। यह दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता है। चुम्बी नदी इसी दर्रे से बहती है। किससे? नाथुला से। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। जयलेपला पूछा जाएगा, ये भी सिक्किम में है। नाथुला जयलेपला ये भी क्या है? सिक्किम में है। जो जयलेपला है ये भूटान जाने का एक मार्ग है। ये तीस्ता नदी उसी दर्रे से होकर बहती है।
ठीक, तो ये प्रमुख ऐसे दर्रे थे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें जलेपला और नाथुला आपकी सिक्किम की थी, नीतिला और मानाला दर्रा उत्तराखंड की प्रमुख थी, रोहतांग, बड़ा लाचा, सिपकिला ये सब हिमाचल प्रदेश के दर्रे थे, और बनिहाल, जो जिला ये सब जम्मू कश्मीर के दर्रे थे। तो ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए आते हैं, तो जो आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक यहाँ से अर्जित कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर हैं। तो अभी केवल परिचय करा रहे हैं आपको, अभी और बहुत सारी चीज़ें, अभी अगर दक्षिण का पठार पढ़ना हो, दक्षिण पठार पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी पढ़ने के लिए। ऐसे तभी हम आपको साधारण में बता देंगे, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी विस्तृत व्याख्या के रूप में पढ़ेंगे। ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का अगर देखा जाए सबसे प्राचीनतम पठारों में से एक है। यह आर्कियन काल के चट्टान का बना हुआ है। इसका कोई भी भाग समुद्र में नहीं डूबा, इसका कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो समुद्र में डूबा हो। पूर्वी घाट के पास पर्वत का जो अस्थायी रूप से निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं, निमज्जन अभी हम लोग पढ़ेंगे, निमज्जन क्या होता है। देखिए जैसे अचानक पर्वतों को उड़ जाना, अचानक स्थल को उड़ जाना, अब इसके बारे में बताएंगे, बैठ जाना और उड़ जाना, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। विवर्तन की दृष्टि से देखा जाए तो भूकंप आने की संभावना काफ़ी कम रहती है, लेकिन कोयना और लातूर में भूकंप आए, इसमें प्रश्न लगा दिया कि भैया कोयना और लातूर में भूकंप कैसे आ गए, तो बहुत बड़ी बात है। अरवली पर्वत, राजमहल की पहाड़ियाँ, शिलांग की पहाड़ियाँ, ये जो प्रायद्वीपीय पठार की ये सब उत्तरी सीमा बनाती हैं। कौन कौन? अरावली, कैमूर, राजमहल, शिलांग का पठार यहाँ पे है। तो ये सभी क्या करते हैं, इसके उत्तरी जो है सीमा का निर्धारण करते हैं, और ये प्राय भूकंप पे नहीं है। एक इसका दक्षिणी छोर देखा जाए तो यहाँ पे कन्याकुमारी के पास, इसका जो दक्षिणतम छोर है वो कन्याकुमारी के पास है। फिर आगे देखेंगे ये हिंद महासागर को भी स्पर्श करती है, एक तरफ पश्चिम में अरब सागर को, पूर्व में बंगाली खाड़ी को, दक्षिण में ये हिंद महासागर को स्पर्श करती है। और इसकी जो पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट पर्वत हैं, और तथा पश्चिम पे जो है पश्चिमी घाट पर्वत है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पश्चिमी जो तट है यहाँ पे लगभग मैदानी क्षेत्र हो गया, मैदान बन चुके हैं बस। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है। यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, जो लगातार ना होकर बीच बीच में टूटा फूटा, मतलब लगातार नहीं तो कहीं बीच बीच में टूटा है। इसके पश्चिमी किनारे में पश्चिमी घाट के पर्वत देख रहे हैं, एक लाइन है पश्चिमी घाट पर्वत, यहाँ पश्चिमी घाट है। और यहाँ पे भी ये भी एक ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, ब्लैक पर्वत के रूप में है। अफ्रीका से भारत अलग होने पर अरब सागर के रूप में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। भ्रंश घाटी जैसे कोई स्थान नीचे गुल जाते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं उसे, भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। और भ्रंश जो है कि कगार पर पश्चिमी घाट पर्वत बच गया है, भ्रंश के किनारे पश्चिमी घाट का जो पर्वत है वो बच गया है। तो बस ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और इसमें से जो आप कहें तो पढ़ा दे, वरना इसमें से बहुत ज़्यादा पढ़ाने लायक तो कुछ नहीं है जो आपको पढ़ाया जाए। अच्छा, अरावली पर्वत एक यहाँ पे देख रहे हैं, अरावली पर्वत यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये अपशिष्ट पर्वत है, प्रश्न पूछा जाता है कि अपशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं, तो अरावली एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यह विश्व के जो प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है, जो दिल्ली से पालनपुर गुजरात तक है, दिल्ली से लेके पालनपुर गुजरात तक फैला हुआ है। यह उदयपुर के निकट जो जारगा एवं दिल्ली के समीप दिल्ली की पहाड़ियों के रूप में या नाम से ये जाना भी जाता है। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे गुरु शिखर कहते हैं। आबू की पहाड़ी यहीं पे स्थित है, माउंट आबू आपने सुना होगा, प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। यहीं पे जैन धर्म का दिलवाड़ा जैन धर्म का मंदिर भी है जी। वर्तमान में साईं बाबा ट्रस्ट शिरडी महाराष्ट्र में खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प जो यहाँ पे कार्यरत है। जैन धर्म का प्रसिद्ध जो धर्मस्थल है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू यहीं पर स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अरावली पर्वत। तो यही अपशिष्ट के बारे में पूछा जाता है जो मैंने आपको बता दिया। अगर आवाज़ हमारी स्पीड थोड़ा तेज़ लगे तो इसे रोक करके वीडियो को लिखते चलिए कॉपी में। अगर आपको ऐसे लिखना है तब, और विस्तृत में लिखना है तो इंतजार करिएगा, हम और विस्तृत में एक एक टॉपिक को कम से कम 20-20, 25-25 मिनट की हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें, पश्चिमी घाट पर्वत की, तो यह पर्वत हिमालय के बाद दूसरे सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी भी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। और पश्चिमी घाट का पर्वत फैलाव जो है ताप्ती नदी घाटी से लेकर, यहाँ पे ताप्ती नदी घाटी देख रहे हैं, यहाँ ताप्ती नदी घाटी से लेकर ये कहाँ तक है, नीलगिरी पर्वत तक है। इसे पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है। हाँ, इसे भी उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री के रूप में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से। दोनों जो विभाजक रेखा है वो गोवा के पास 16 अंश अक्षांश रेखा से, यहाँ पे देख रहे हैं 16 अंश अक्षांश रेखा है, 16 अंश अक्षांश रेखा गोवा से गुजरती है।
अच्छा, उत्तरी सह्याद्री के ऊपर जो है लावा का निक्षेप है। आपने देखा होगा यहाँ पे महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए कपास भी काफ़ी मात्रा में होता है, तो लावा का निक्षेप है। जबकि दक्षिण में देखा जाए तो आर्कियन क्रम की चट्टानें ग्रेनाइट नीच से हुआ है। ठीक, अगर उत्तरी सह्याद्री की देखा जाए सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई। कालसुबाई कितनी ऊंचाई, जरा आप लोग कमेंट कर बताइए, कालसुबाई की ऊंचाई कितनी है? शायद 1646 मीटर है क्या? आप लोग कमेंट बताइए खोज के, कालसुबाई की ऊंचाई कितनी है। जबकि दक्षिण सह्याद्री में केंद्रमुख है, केंद्रमुख 1892 है, केंद्रमुख जो है 1892 मीटर है। पुष्पगिरी दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। एक एक करके जब हम लोग चोटियाँ इसकी पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी आपको पूरा व्याख्या करके बताएंगे और पूरा मैप में इसको एकदम जूम कर करके आपको दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे पढ़ा दिए और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसे जूम कर करके हम आपको उसको स्पष्ट रूप से दिखाएंगे और उसको समझाएंगे। ठीक है। हाँ, नीलगिरी जो पहाड़ी है इनकी गांठ के रूप में है। यहाँ पे देखेंगे तो नीलगिरी का जो सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा है, 2623 मीटर है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी जो है 2695 मीटर, लिख लीजिएगा। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर। जबकि डोडा बेटा जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 2623 मीटर। डोडा बेटा 2623 है और अनाईमुड़ी जो है वो 2695 है। अनाईमुड़ी फिर डोडा बेटा है, बस। और इससे ज़्यादा कुछ आप लोग को नहीं पढ़ना है। पश्चिम में से नागरकोल की यहाँ पहाड़ियाँ हैं, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। हाँ, यहाँ ये दक्षिण से पूर्व तरफ ये फैला हुआ है। तो अन्नामलाई, पारुल की पहाड़ियाँ और तमिलनाडु में फैली, ये सब तो आप लोग के लिए। अच्छा, यहाँ पे 3 प्रमुख दर्रे भी हैं, उनके बारे में भी आप लोग जानते हैं। अच्छा, आप लोग को ये पता है कि कोडाईकनाल तमिलनाडु में प्रसिद्ध पालनी पहाड़ी है। जबकि ऊटी जो है ऊटक जो मंडलम है नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु में स्थित है। ऊटी, कभी मौका मिलेगा घूमिएगा, हमें तो है अभी ज़िंदगी का मौका देती है घूमने का। पश्चिमी घाट पर्वत पर इरावती नदी पर जरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अच्छा, मैं एक प्रश्न बताइएगा कि जरसोप्पा जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, मैंने बता भी दिया है, शरावती नदी। चलिए कोई बात नहीं, शरावती नदी पर है। पश्चिमी घाट के 4 प्रमुख दर्रे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। 3 वैसे मिलता है, लेकिन हम आज आपको 4 बता देते हैं। अगर देखिए लिख लीजिएगा। पहला थालघाट दर्रा। पहला क्या है? थालघाट, पालघाट, भोरघाट, पालघाट, और कौन सा है? सनकोटा दर्रा। इसके बारे में थोड़ा अगर एक लाइन लिखना चाहे लिख लेंगे। जो थालघाट दर्रा है यह नासिक से मुंबई को जोड़ता है। थालघाट नासिक से मुंबई को जोड़ता है, और यह कोलकाता मुंबई को जोड़ता है। कह सकते हैं कि कोलकाता को ही मुंबई से जोड़ता है प्रायः, क्योंकि कोलकाता से मुंबई जाने वाला मार्ग नासिक से होकर गुजरता है। भोरघाट जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक। पालघाट जो है वो नीलगिरी अल्लामलाई पर्वतों के बीच में दर्रे का विकास हुआ है। ये केरल राज्य में है तथा दक्षिण भारत के प्रमुख शहर कोच्चि को चेन्नई से जोड़ने का काम करता है। हाँ, अच्छा, सेनकोटा दर्रा जो है ये नागरकोल, अभी बता दें यहीं पे नागरकोल है। ये नागरकोल की पहाड़ियों के बीच में स्थित दर्रा है, तिरुवनंतपुरम मदुरई को जोड़ता है ये। तो ये दर्रे हो सकते हैं आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, तो लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। थालघाट, भोरघाट, पालघाट, और वो तो आपका नहीं पूछेगा। सेनकोटा दर्रा वो आप इसे अपने नॉलेज और जानकारी के लिए जानते रहेंगे तो ठीक है। अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो जो ये दक्कन का पठार है इसका ढाल जो है पूर्व की तरफ, किधर है? पूर्व की तरफ है। तो नदियाँ इसलिए हमारी क्या पूर्व तरफ आके बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। और यह जो पर्वत श्रृंखला है ये विस्तार उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है, नीचे तक कन्याकुमारी तक एक तरह से मान सकते हैं। यह प्राचीन मोरदार पर्वत का एक अवशिष्ट रूप है। और अगर पश्चिमी घाट में देखा जाए तो इसका अपरदन अधिक हुआ है, क्योंकि इसका ढाल पूर्व की तरफ है, इसलिए नदियाँ जो है पूर्व तरफ आती हैं। तो इसलिए इसका क्या है ढाल भी है, ऊंचाई भी इसकी कम है। नदी अपरदन कारण इसकी जो क्रमबद्धता भी लगभग समाप्त हो चुकी है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियाँ काट कर इसे घाटियों का विकास कर दिया है। ठीक। अगर इस पर्वत की सही ऊंचाई देखा जाए, मतलब पूर्वी घाट के जो सही ऊंचाई देखा जाए, तो ये महानदियों गोदावरी नदियों के बीच में ही मिलती हैं। और पूर्वी घाट पर्वत के सर्वोच्च शिखर के बारे में अलग अलग नाम वर्णित है। कुछ शिखरों के नाम अगर देखा जाए तो जिनगदा चोटी थी जो विशाखापट्टनम के पास है, हाँ, महेंद्रगिरी है,
जी, जो दिंदा गदा है वो 1690 मीटर है, शायद 1690 मीटर की है। और महेंद्रगिरी जो है वो लगभग 1500 मीटर की है, 1500 के 1500 मीटर है लगभग में। और नीमगिरी जो है वो 1515 मीटर है। ये सब पूर्वी घाट की ऊंची चोटियों में से एक हैं। अगर हम जो हम प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वतों की चर्चा कर रहे थे, तो अगर उसको देखा जाए तो इसके 3 किनारों पर अवस्थित हैं। इसको एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। सतपुड़ा, महादेव तथा मैकाल पर्वत जो है श्रेणी का एक समूह भी है इसका। और सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। इसके उत्तरी किनारे पर नर्मदा तथा दक्षिण किनारे पर ताप्ती नदियां हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए बिंदन है, सतपुड़ा है, महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं, ऊपर मालवा का पठार है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल पर्वत श्रेणियाँ हैं। सतपुड़ा अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे सतपुड़ा है। सतपुड़ा देखो, सतपुड़ा के ऊपर देखा जाए तो नर्मदा नदी है और नीचे देखा जाए तो ताप्ती नदी है। तो मतलब नर्मदा ताप्ती नदी के बीच में है और आप स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो। ठीक है, तो सतपुड़ा भी देखिए उसी क्रम में महादेव भी है। तो सतपुड़ा है, बिंधन है, एक ही क्रम में ये लोग जुड़े हुए हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अच्छा, ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? कमेंट करके बताएगा ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? कोई कमेंट करके बताएं कि ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं। देखिए, अगर किसी जो स्थल खंड है उसके भाग के जो दोनों ओर स्थल खंड नीचे धंस जाए, जब नीचे घस जाएंगे तो ऊपर क्या होगा? पर्वत तरह ऊपर उठ जाएगा। उसे झूठा पर्वत भी कहते हैं, उसे हम ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। महादेव की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है, 1350 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत का पर्वतमाला की सर्वोच्च शिखर भी है। मैकाल श्रेणी सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक से नर्मदा, सोन प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, और कुछ बहुत पूर्ण नहीं है। देखिए, मैकाल पहाड़ से 3 तरफ से 3 नदियाँ निकलती हैं। मैकाल पहाड़ देखा जाए तो ऊपर सोन नदी जाती है, पश्चिम में ताप्ती नदी निकल जाती है, फिर नीचे महानदी निकलती है। तो 3 तरफ से उसके 3 नदियाँ भी निकलती हैं। अच्छा, सतपुड़ा जो क्षेत्र है यहाँ पे देखेंगे, सतपुड़ा जो श्रेणी है इसमें भी अनेक नदियों द्वारा जलप्रपात बनती है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। मैं तो घुमा हूँ, मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में है। यहाँ संगमरमर की चट्टानें हैं और वहाँ पे गया तो गाना वाना भी सुना रहे थे, हम लोग को घुमाए थे। वहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है और बंदर कुदनी घाट वहीं पर है। अगर आंतरिक पहाड़ियों की बात करें इसके, तो आंतरिक पहाड़ियों में अगर हमें देखने को मिलता है, दूसरी पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। देख रहे हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अगर हम जौनपुर जिले से हैं, सिराज हिंद की धरती से, तो यहाँ पे भदोही है, भदोही के बाद विंध्याचल पर्वत है। तो यहाँ भी अभी भी ये पाया जाता है। विंध्य, बांडेसकर, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियों का समूह है। ठीक, तो और कोई अगर आपके मन में सवाल आ रहा तो पूछ सकते हैं। अच्छा, भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार अगर इनके बारे में जाने तो विंध्याचल जो पर्वत है वह नर्मदा की दरार घाटी के ढाल पर ठीक उसी तरह से है जैसे कैमूर की पहाड़ियाँ सोन नदी की खड़ी ढाल पर है। हम इसको चित्र बना कर एक एक टॉपिक ड्रा करेंगे। आप घबराइएगा मत, ये तो केवल सर व्याख्या की तरह, इंजन की तरह पढ़ाया जा रहा है। जी नहीं, हम इसकी जो है पूर्ण व्याख्या करेंगे, मतलब एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे। ये तो मैं केवल इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपके जो एक बार के कॉन्सेप्ट है, एक बार की, वो पूरे कंप्लीट हो जाए। जैसे एक बार अगर पढ़ के ये जान जाए क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग अन्य तथ्यों को भी एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, देखिए नर्मदा ताप्ती नदियाँ अपवात नदियाँ हैं। ये अरब सागर में जाकर गिरते हैं। बाकी ज़्यादातर नदियाँ जो क्या है वो बंगाली खाड़ी में गिरती है, क्योंकि ढाल जो इसका उत्तर की तरफ है। ठीक है, अगर इसका कारण, अगर लाइट की वजह से मक्खी भी आ रही है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पूर्व दिशा की तरफ आती है नदियाँ। ज़्यादातर नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसके बारे में एक टॉपिक हम लेंगे कि क्या ऐसा कारण है। जब नदी पढ़ेंगे, नदी तंत्र, वहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या ऐसा कारण है कि ज़्यादातर नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में नहीं गिरती। तो लेकिन नर्मदा ताप्ती की बात करें तो ये पूरब की ओर ना बहकर पश्चिम की ओर जाती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। इसका मुख्य कारण इन दोनों नदियों की दरार घाटी, जिसे हम रिफ्ट वैली से कहते हैं, उसी की वजह से बना होता है। ठीक, और आप लोग एटलस रखिएगा, इसका मैप हम उसे PDF में उपलब्ध करा देंगे और आप उसकी PDF के सहारे शायद आप अध्ययन कर सकते हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो मालवा का पठार है। देखिए यहाँ पे मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, उसके नीचे देख रहे हैं बुंदेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, उत्खात भूमि और बंघेलखंड का पठार है। इन सभी के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो मालवा का पठार क्या है? ये लावा से निर्मित है। जो मालवा का पठार है ये लावा से निर्मित है। वर्तमान में काली मिट्टी का प्राय मैदान भी यहाँ पे है
और ये पठार ग्वालियर पहाड़ियों हैं और बुंदेलखंड है, इसी बंघेल का जो पठार भी कहते हैं। सीमा पर बुंदेलखंड और बंघेलखंड का पठार है। अगर बुंदेलखंड की पठार को हम लोग पढ़ें तो यह पठार ग्वालियर और विंध्याचल श्रेणी के बीच में है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चंबल नदी अभी देखेंगे हम, जब हम लोग नदी पढ़ेंगे इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक चंबल नदी जा रही है, चंबल नदी है। चंबल नदी पे बने जो महाखड्ड है, महाखड्ड का मतलब क्या होता है, जैसे बरसात होती है इसका ढाल उत्तर की तरफ है, तो नदियाँ क्या होती है उत्तर की तरफ बहती हैं। तो जब बरसात ज़्यादा होती है तो नदियों में बाढ़ सा आता है, तो कई धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। जब ये कई धाराओं में विभक्त हो जाती है फिर गर्मी में सूख जाती है, तो वहाँ पे वो दरार बन जाती है, तो सूख जाती है, उसे महाखड्ड कहते हैं। खड्ड का महाखड्ड, ढेर सारे खड्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पे उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। चंबल नदी में सोपानी वेदिकाएँ होती हैं, नदी वेदिका रिवर ट्रेंस मिलती हैं, इसे पुनरुत्थान का संकेत भी होती हैं। और वहाँ पे चंबल के डाकू सुने, उन्हीं डाकू में उसी जो दरार खड्ड होती थी, उत्खात भूमि का जो प्रदेश होता था, उन्हीं में चंबल के डाकू रहा करते थे, चंबल की घाटी में, जिसे चंबल की घाटी कहा जाता था। बंघेलखंड का पठार विंध्य श्रेणी से कैमूर और भांडेर के पूरब में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। अभी तो एक एक करके आपको तोड़ तोड़ कर पढ़ाना है, ऐसे तो हम लोग खाली व्याख्या कर दे रहे हैं। दक्कन का पठार देखा जाए, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, इन लोग को भी पढ़ना है एक एक करके, वो आपके लिए महत्वपूर्ण उतना नहीं है। अच्छा, अगर लोनार झील के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बुल्ढाना में है, इसका निर्माण जो है, चलिए वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लातूर जिला आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले पानी की कमी करते चर्चा में रहा। जैसे भी हाल ही में भारत का कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर पूरी तरह से ख़त्म हो गया, कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा कि भारत का कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ पे हाल ही में अभी अंडरग्राउंड वाटर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इसका जवाब भी आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तेलंगाना का पठार है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है। तेलंगाना का पठार क्या, उसके बारे में क्या क्या बातें हैं। मैसूर का पठार, उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। दंडकारण्य का पठार क्या है, यह छत्तीसगढ़ पूर्वी महाराष्ट्र पठार में फैला है, यह अत्यंत उबड़ खाबड़ लेकिन अनुपजाऊ क्षेत्र है। मेघालय का पठार, यह मूलतः दक्कन के पठार का पूर्वी हिस्सा है, और यह पठार पश्चिम की ओर कम से गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और चेरापूंजी और मानिसराम यहीं पे स्थित है। शिलांग के पठार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी काटी हैं, गारो खासी जयंतिया, और यहीं पे गारो खासी के थोड़ा सा बगल में आपको चेरापूंजी मिलेगा, गड़जात पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा। अगर ये होता, ये हिमालय हो गया और ये पठार हो गया। अब मध्य का मैदान अगर हम लोग देखें तो ये हिमालय को काट कर जो नदियाँ थी वो लाकर मिट्टी बैठा दी, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कोसी आदि ऐसी थी जो क्या की। और प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम बात करें तो उसमें सोन, चंबल आदि का योगदान रहा, जो मिट्टियाँ लाकर यहाँ फैला दी और इसे अत्यधिक उपजाऊ बना दी। अगर हम इसे मैप पर ड्रा करके देखें हम लोग, तो जैसे हम अगर देते हैं यहाँ से, अगर हम ऐसे ऊपर उठते हैं, फिर यहाँ पे खड्डे की तरफ यहाँ जाते हैं, अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे ये दक्षिण, अगर हम यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे पठारी क्षेत्र में मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्र मिलता है वो कैसा क्षेत्र है, यहाँ पे ये नदियाँ जो है वो काट कर जो नदियाँ जो काट कर मिट्टी लाई थी वो क्या कि इसके बैठा दी हैं। वहाँ से नदियों के जमाव जो गंगा और यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, कोसी है, ये जो नदियाँ थी जो हिमालय को काट कर लाई, यहाँ पे क्या की अवसाद का जमा कर दी, निक्षेप कर दी मलबा का। तो जैसे जब कभी हम नल गड़वाते, कभी आप देखिएगा, गौर करिएगा, मैं मैदानी क्षेत्र में तो जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और हमारी कोचिंग जौनपुर में भी चलती है, ऑफलाइन चलती है, ऑनलाइन आप घर बैठे कहीं से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप पाएंगे कि यहाँ पे जब भी कल गड़ता है, नल गड़ाया जाता है तो मिट्टी के साथ साथ बालू के कण आते हैं। बालू कहाँ से आ गए, इसका मतलब या जो बाढ़ के मैदान है, बाढ़ आया था या नदियाँ लाके जमा की थी, इसलिए वहाँ से मिलता है, और इसलिए ये उपजाऊ क्षेत्र है। इसलिए कैसा क्षेत्र है, ये उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, जैसे इसको भावर क्षेत्र, अभी भावर जानते हैं, भावर किसे कहते हैं, ये शिवालिक के जो गिरिपद होते हैं सिंधु तिस्ता के बीच ये फैला हुआ है। नहीं, इसे बजरी कंकड़ पत्थर शिवालिक के जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। इसके नीचे तराई क्षेत्र, भावर क्षेत्र में जो नदियाँ होती हैं पुनः सतह पर प्रकट होती हैं, लुप्त होती हैं, फिर ऊपर आती हैं भावर प्रदेश में। ठीक, ये जो काफ़ी समतल होता है, यहाँ नदियाँ इधर फैल के न होती हैं, दलदल कर देती हैं। यह प्रदेश में घना वो जो वनों से ढका रहता है और वर्तमान में काट कर किसी भूमियों को परिवर्तित किया जा रहा है। अगर भांगर की बात करें, भांगर इसे कहते हैं, प्राचीन जलोढ़ से निर्मित मैदान होता है, खादर की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है। यह प्रदेश के बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता यहाँ पे। भांगर का देखेंगे तो दो नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र होता है, गंगा यमुना दोआब, सतलज का जो मैदान इसका उदाहरण सबसे बड़ा है। ठीक,
तो बस इसके बाद में बांगर मिट्टी में अत्यधिक सिंचाई कारण कहीं की भूमि पर नमक के सफ़ेद परत जम जाते हैं, जिसे रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है। रेह सुना होगा आपने, प्राय उसको लोग कपड़े धोने के लिए यूज करते थे। खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी जो जलोढ़ के जमा होने से बनती है। यह नीचे प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ नदियों का पानी, बाढ़ का पानी आसानी से प्रतिवर्ष लगभग पहुँच जाता है। यह काफ़ी उपजाऊ रहता है। अगर देखा जाए तो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में नदी घाटी सटे हैं, खादर प्रदेश हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई प्रदेश भी खादर का सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सटे जो प्रदेश हैं ऐसे निम्न भागों को खादर कहते हैं, जबकि पंजाब में इसे बेट कहते हैं। पंजाब में इसे बेट के नाम, खादर को ही बेट के नाम से जाना जाता है। इसमें भी बांटा गया सिंध का मैदान, पंजाब का मैदान। ठीक, पंजाब के मैदान में देखेंगे तो काफ़ी चीज़ मिलेगी। विष्ट का दोआब, बारी का दोआब, रचना दोआब, छाछ का दोआब, सिंध सागर का दोआब, वो नदियों द्वारा बनते हैं। उनको जब हम लोग नदी पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, यहाँ भी हम लोग पढ़ लेंगे एक बार जी। अरे आपने पढ़ा है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इन नदियों के में जहाँ मिलती हैं। ब्यास दोआब का मतलब है कि दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ठीक, अगर इसका विस्तार देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश में गंगा का उत्तरी मैदान 2 भागों में विभाजित है। रोहिलखंड का भाग देखेंगे अवध का मैदान के नाम से जाना जाता है। और बस इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जल्ला, भील, टाल, ये सारी चीज़ें हम लोग को एक एक करके पढ़ेंगे। तटीय जो मैदानी द्वीप समूह, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग अध्ययन करेंगे। नहीं, तटीय मैदान को पढ़ेंगे। तटीय मैदान क्या जिससे लगे हुए हैं। तटीय मैदान एक बार हमने इसे पढ़ा भी दिया है। कोरोमंडल तट से लेकर मालाबार, क्या देखिए कोरोमंडल तट है, ये मालाबार तट है। कोरोमंडल मतलब तमिलनाडु के पूर्वी तट को कोरोमंडल कहते हैं, केरल के पश्चिमी तट को मालाबार कहते हैं। ठीक, कोलोरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा। चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में है। पुलिकट झील पूछा जाता है, तो जहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा का मिलन होता है वहाँ पे एक झील है जिसे पुलिकट झील कहते हैं। यह प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून झील और नमकीन झील भी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3560 वर्ग किलोमीटर तक है। ओडिशा में इसे उत्कल का मैदान कहा जाता है। तमिलनाडु में कोरोमंडल का तट है और यहीं पे हरिकोटा द्वीप है, मैंने इसको पहले पढ़ाया हुआ था। उत्तरी सरकार के नाम से भी जानते हैं। द्वीप समूह को ही मैंने पढ़ाया है। पश्चिम अरब सागर, बंगाली खाड़ी के द्वीप पढ़ाया है और लक्षद्वीप के जो प्रमुख द्वीप उन द्वीपों के बारे में हम लोगों ने पढ़ाया है। अंडमान के चारों प्रमुख द्वीपों को, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान, निकोबार में कार निकोबार, इनको भी अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया। वीडियो इसका होगा, आप एक बार देख लीजिएगा ताकि आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट। बारन द्वीप के बारे में, नारकोडम के बारे में मैंने पढ़ाया है। लक्षद्वीप समूह के बारे में भी पढ़ाया था। लक्षद्वीप के बारे में मैंने पढ़ाया था। अगर आप कहेंगे थोड़ी सी व्याख्या कर भी देंगे। लक्षद्वीप में के बारे में अगर थोड़ा बहुत अगर आपको जानना तो बताइए, हम आपको स्पष्ट कर दें। लक्षद्वीप थोड़ा सा उसमें नहीं कम बताया था। देखिए लक्षद्वीप क्या है? भारत का एकमात्र के लिए एक कह लीजिए, यह एक प्रकार से मूंगा या प्रवाल पे बसा हुआ द्वीप है जो भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेशों में से भी एक है। लगभग ये भारत की अगर मुख्य भूमि से देखा जाए पश्चिमी तट से तो 220 से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में है ये। लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश मैंने पहले बताया। इसके अंतर्गत 36 जो द्वीप आती हैं जिनमें 10 मानव अधिवास हैं और अधिकतर द्वीपें क्या हैं? समतल हैं। हाँ, द्वीपों की ऊंचाई सागर तल से लगभग 2 मीटर की ऊंचाई पर है और इनका जो निर्माण है लक्षद्वीप चौगोस के अंतर सागरीय कटक के रूप में होता है। जो ये सारे द्वीप हैं ये प्रवाल के बने हैं। एटाल प्रवाल भित्ति जिसे कोरल रीफ कहते हैं। एटाल मुख्यतः लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। ये अंगूठी या घोड़े के नाल का कहती, कल मैंने उस दिन पढ़ाया तो मैंने बताया था कि अंगूठी के नाल का आकार के बने होते हैं। एटाल उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से भी एक होते हैं। द्वीप के चारों तरफ प्रवाल भित्ति या प्रवाल पाए जाते हैं जिस पर नारियल के बड़े बड़े वृक्ष हैं। जो कवरत्ती है इसकी राजधानी है। अगात्ती यहाँ का एक मात्र द्वीप है जहाँ पे हवाई अड्डा है। लिख लीजिएगा अगात्ती। अगात्ती लक्षद्वीप का एकमात्र स्थान है जहाँ पे हवाई अड्डा भी है। एंड्रोड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा है जिसका लगभग 5 वर्ग किलोमीटर 4.9 वर्ग किलोमीटर तक है। मिनिकॉय इसका दूसरा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? मिनिकॉय दूसरा है। सबसे एंड्रोड है सबसे बड़ा है, मिनिकॉय दूसरा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम हिस्सा भी है मिनिकॉय और मिनिकॉय के नीचे मालदीव है। मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। यहाँ पे नारियल और कृषि उत्पाद प्रमुख रूप से मछली पालन होता है। मैंने बताया था मछली पालन उत्पादन क्यों होता है। मिनिकॉय में पैकेजिंग है तो छोटी लघु उद्योग भी हैं।
यहाँ पे स्थित पिट्टी द्वीप जो पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, इस द्वीप पर मानव अधिवास नहीं है, पिट्टी पे पक्षियों के लिए है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बसने वाले अधिकतर लोग मालाबार तट से, मालाबार माने केरल के पश्चिम के तट को मालाबार तट कहते हैं। और यहाँ पे जो लगभग 94-95% जो आबादियाँ हैं वो मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और इनका संबंध सुन्नी संप्रदाय से है। और यहाँ सभी द्वीपों पे लगभग मलयालम भाषा ही बोली जाती है। निकाय का एकमात्र अपवाद जहाँ महल भाषा बोली जाती है, निकाय जहाँ पे है। और महल भी दिवेही जो है लिपि भी लिखी जाती है वहाँ पे, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। यहाँ के जो मूल निवासी है वो अनुसूचित जनजाति के ज़्यादा है, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे लगभग 94.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, मतलब यहाँ अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। और श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में आपको पढ़ाए थे, जहाँ से भारत का लॉन्चिंग पैड है। और ये पुलिकट झील के ठीक सामने है आपका पंबन द्वीप, मैंने यहाँ पे पढ़ा था पंबन द्वीप के बारे में, तमिलनाडु के पास में है, जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यहाँ पे आदम का ब्रिज, आदम का पुल या राम सेतु है। न्यू मुरी द्वीप भी मैंने आपको पढ़ाया था और इस पर मैंने प्रश्न ही पूछा था, इसका नाम बदल कर अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। यहाँ पे भारत के गंगा के मुहाने पे जो मलबा निक्षेप होता है उससे ये बना हुआ, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश तथा भारत की सीमा पर स्थित है ये न्यू मुरी द्वीप। और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया, व्हीलर द्वीप, व्हीलर। हाँ, तो बस इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना है। और अगर आपको कुछ पढ़ना था तो एक बार में हमने इसका भारत का जो प्रादेशिक विभाजन था वो मैंने आपको शॉर्टकट में एक तरह से कहा जाए तो हमने पढ़ा भी दिया। ब्रह्मपुत्र का मैदान हमने नहीं पढ़ा। ब्रह्मपुत्र का मैदान भी क्या है, देखिए यहाँ पे शांगपो नदी आती है भारत में, जो है जब प्रवेश करती है तो उसका नाम बदल जाता है, दिहांग हो जाती है, दिहांग फिर आगे ब्रह्मपुत्र हो जाती है, फिर और आगे चलती है उसका नाम जमुना होता है, फिर जमुना आगे चल के मेघना हो जाती है, तो ये आगे लाकर फिर गंगा से मिल जाती है। तो एक प्रकार के यह भी मैदान हिमालय पर्वत और मेघालय के बीच के जो पठार है वो एक लंबा सकरा मैदान था। जैसा कि नाम से विदित होता है कि ब्रह्मपुत्र है, उसके सहायक नदियों द्वारा इसका विकास हुआ, मतलब विकसित हुआ है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के में जो मिट्टी का जमाव के कई द्वीप का निर्माण हुआ है। मांजुली द्वीप मैंने पढ़ा है, यहाँ पे है, असम में मैंने पढ़ाया था। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी कटाव कारण वर्तमान में इस नदी का जो अस्तित्व है वो अभी भी खतरे में है। तो इस प्रकार हम लोगों ने भारत का जो प्राकृतिक विभाजन था वो एकदम पूरी रूप से शॉर्टकट में एक तरह से कहा जाए हम लोगों ने पूरा अध्ययन कर लिया। अब एक एक टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। तो अब हम लोग ये नहीं पढ़ाएंगे भारत का कितने भागों में बांटा गया है। पानी नहीं है क्या? पानी नहीं, गला सूख जाता है यार। तो हम लोग को अब ये नहीं पढ़ना है कि भारत के जो प्राकृतिक विभाजन है वो कैसे कैसे है, मतलब कैसे का मतलब क्या है। देखिए अलग अलग किताब पढ़ेंगे तो अलग अलग आपको मिलेगा, मतलब जितनी किताबें पढ़ेंगे उतनी किस्म के उतने आपको डाटा आप लोग को उतने अलग अलग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही डाटा आपको हर जगह मिल जाएगा, अलग अलग स्थान पर अलग अलग इसके अलग अलग आंकड़े, अलग अलग डाटा इसके मिलते हैं। तो उन्हीं डाटाओं में से आपको ये संग्रह करके अध्ययन करना है। और एक बात और याद रखना है आप लोग को कि जैसे जो हमने पढ़ाया इसके बाद की जो हम लोग लेक्चर लेंगे उस लेक्चर में हम लोग इस बात का जिक्र नहीं करेंगे बार बार कि इसे 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। अब हम लोग सोचते हैं यहाँ से शुरू करेंगे हिमालय, जैसा आप लोग कहेंगे, क्योंकि देखिए हमने द्वीप एक में पढ़ा दिया, तटीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा दिया है। तो अब मेरे हिसाब से जो मुझे पढ़ाना चाहिए अब वो हिमालय पढ़ाते, ओरिजिन ऑफ हिमालय। तो हिमालय की उत्पत्ति पढ़ लेंगे, फिर हिमालय के बारे में पढ़ लेंगे। हिमालय पढ़ने के बाद फिर मैदानी क्षेत्र पढ़ लेंगे, क्योंकि छोटा अध्याय पढ़ लेंगे, फिर एक बड़ा अध्याय पढ़ लेंगे। इस तरह छोटा बड़ा करके हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे और धीरे धीरे आपके साथ आगे बढ़ते चलेंगे। और अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रश्न हो तो आप बेशक हमसे पूछ भी सकते हैं ताकि हम उसका जवाब भी दे सकें। और अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके अपना ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि आपका सुझाव जो होता है वो हमारे लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके द्वारा सुझाव जो दिया जाता है उस पर हम लोग भी काम करते हैं। हम भी उसमें अपनी कमियां देखते हैं, क्या कमियां, कैसे और हम बेहतर करें। हाँ, आज हो सकता है बेशक आपको ऐसा लगा हो कि लगातार बड़बड़ाते चले गए, हम लोग का समझ में नहीं। देखिए अब वीडियो की स्पीड जो है उसे कम करके इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसे लिखते भी चल सकते हैं। मैंने आराम आराम से सब लिखते चलेंगे, क्योंकि इसके बाद हम एक संपूर्ण अध्ययन जब कराएंगे तो वहाँ पे हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। विस्तृत व्याख्या जब करेंगे तो वहाँ पे आपको हर एक पॉइंट, हर एक जो की पॉइंट है वो भी आपको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए मिल जाएगी, टॉपिक बाय टॉपिक। तो जो परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो घबराइएगा नहीं, एकदम हम आपको सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर करेंगे। माने कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा या कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि हम जो भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं ये वास्तव में अगर आप एक अभ्यर्थी भारत के भूगोल को अपने परीक्षा के लेकर हिंदी भाषी जितने भी चैनल हैं जो पूर्णतः हिंदी में आपके भूगोल हैं उनमें सबसे बेहतर आपको नज़र आएगा। ऐसा
घमंड की बात नहीं है, ऐसा खुद पे विश्वास है। 12-12, 15-15 किताबों से हम लोग आंकड़े उठाते हैं, उनसे अध्ययन करते हैं, तब हम आपको सीरीज पढ़ा पाते हैं। इतना सारा पढ़ते हैं तब इतना जाकर याद होता, और इतना हम आपको दे पाते हैं। सोचिए कितनी मेहनत हम करते हैं, कहाँ कहाँ से किन किन किताबों से कौन कौन से आंकड़े उठाए जाते हैं। आप अगर कई किताबों पढ़े होंगे तो आप भी ये अनुमान लगाते होंगे कि कहाँ कहाँ से आंकड़े हम लाते हैं, कहाँ से आंकड़े इकट्ठा करके तब हम आप तक पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो सीरीज़ को स्वयं देखिएगा। अगर आपको लग रहा है नहीं ये सीरीज़ बेहतर है, लोगों के काम की है, तो सभी को इसको शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, इस सीरीज़ क्या करिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। दूसरी बात, एक बात ध्यान दीजिएगा और आप लोग कि इस वीडियो को शेयर करने के साथ इसकी जो नोट्स, जो मेरी शॉर्ट नोट्स है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन आप स्वयं नोट्स बनाइएगा कि जो नोट्स है वो एकदम शॉर्ट में है, और आप बनाएंगे एक विस्तृत नोट्स बनाएंगे भारत के भूगोल की। और एक बार यकीन मानिए, एक बार जो भारत के भूगोल की सीरीज़ देख लेगा वो कभी भी इसकी सीरीज़ को छोड़ेगा नहीं। तो आप भी देखिएगा, अपने जितने मित्र हैं सबको एक बार जरूर कहिएगा, अगर आपको वास्तव में तैयारी करनी है तो भारत की भूगोल की सीरीज़ को पूरा देखें। आप वास्तव में अपने आप में मानेंगे कि एक बेहतर सीरीज में से एक है, खासकर बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए। ये वैकल्पिक विषय के रूप में भी इसे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जब पढ़ाएंगे तो पूरी इसकी जो संपूर्ण यथास्थिति इसको एकदम पूरी अध्ययन करके तब हम आपको देंगे। और आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़िएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश से। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, वहाँ पे भी जुड़िएगा। वहाँ पे क्योंकि आप हमारे साथ सोशल पे जुड़े रहेंगे तो मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी सूचना होगी आपको जल्दी से उपलब्ध हो जाएगी। इंस्टाग्राम ई-लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई-लर्निंग विद दुर्गेश। किसी अन्य सहायता के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर भी है 6306344367 ऑफिस का नंबर है। ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तब पूछ सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी लंबी वीडियो आपने अभी तक देखा। स्पीड स्लो कर लीजिएगा, मेरी बोलने की रफ्तार थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप उसे स्पीड अपनी स्लो कर लीजिएगा। आराम आराम से पढ़िएगा, आराम आराम से देखिएगा। और आपका कोई सुझाव, कोई फीडबैक हो तो मैं ज़रूर उपलब्ध करिएगा। उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी और आगे की सीरीज़ भी आपके लिए बेहतर रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर करे आप लोग जल्दी जल्दी सफलता की उन बुलंदियों तक पहुँचे जहाँ तक आप और आपके माँ बाप, आपका परिवार इंतजार कर रहा था। तो पुनः मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। लगातार पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए, सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छा लगते हैं, खेत में नहीं। एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप शायद उम्मीद करते हैं आप उसका जवाब भी देंगे। भारत का मिसाइल प्रशिक्षण कहाँ पे किया जाता है, किस द्वीप पर किया जाता है, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसा हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो अगर हो सके तो।